नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राजधानी भोपाल के ऐसे आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के बारे में और ऐसे महापौरों के बारे में, ऐसे मंत्री विधायकों के बारे में, ऐसे चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्रियों के बारे में जो आंखों पर पट्टी बांधकर शहर से निकलते हैं। दरअसल हम ये कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान की तरह आंख बंद करके तीर मारते और निशाने पर लगता है, तब भी ठीक था। लेकिन आज ये सब उपमाएं, अलंकरण इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि भोपाल में फ्लाईओवरों की बहुत दरकार है और हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से ऐसे लोग ढूंढ कर लाए जाते हैं जो फ्लाईओवर की डिज़ाइन ऐसी बनाए कि 90 डिग्री एंगल पर वो टर्न हो। उसकी वजह ये नहीं कि लोगों को दिक्कत होगी, उसकी वजह ये नहीं कि एक्सीडेंट होंगे, उसकी वजह ये कि कम से कम चर्चाओं का मौका तो मिलेगा। शहर के बाशिंदे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि एक पुल ऐसा भी है जहाँ 90 डिग्री एंगल से आपको मुड़कर जाना पड़ेगा। एडवेंचर है, जोखिम है, एक्सीडेंट है और अगर आप बच कर निकल आए तो भाग्यशाली है। दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ पान का ठेला लग सकता है, अंडे की दुकान लग सकती है और लोग वहाँ कोने पे खड़े होकर गपशप कर सकते हैं। भोपाल वैसे भी पटिएबाजी और बतौलेबाजी का शहर है, तो पटिए पुराने ज़माने में हुआ करते थे। अब कह सकते हैं कि फ्लाईओवर पर पटिएबाजी करेंगे, कोने में खड़े होकर गपशप करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें, 90 डिग्री का एंगल और अज्ञानता का पुल, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान, मध्य प्रदेश के ऐसे जानकार जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के मामले में एक्सपर्ट है, डॉक्टर मयंक दुबे जी। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि सड़क से लेकर संसद तक जिनको चिंता रहती है, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राठी जी, आपका बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको समाज सेवी कह दें, सोशल एक्सपर्ट कह दें, पॉलिटिकल रिसर्चर कह लें या पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, डॉक्टर नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आज विषय बहुत तकनीकी है, फ्लाईओवर की डिज़ाइन पर है, हम आम आदमी के नाते ये सब बातें कर रहे हैं कि चलने में दिक्कत जाएगी, एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए बना पुल है और उसी पर आम आदमी सफ़र करेगा। तो इसलिए हम विशेषज्ञ से जानना चाहेंगे कि आखिर ये पुल बनाने में भी तो दिमाग खर्च होता होगा। क्या कोई ऐसा विश्वविद्यालय है, कोई ऐसा आईआईटी है, कोई ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो इस तरह के पुल का भी बनाने वाले की शिक्षा देती होगी कि आखिर आप पुल बनाएं तो जिगजैग बनाएं, लहराते बलखाते पुल बनाएं। वहाँ तक तो ठीक था, अब ये कॉर्नर्स की एज वाले पुल भी आ गए। मयंक जी, ये कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं, लेकिन इस पर भी आप ज़रूर अपनी टिप्पणी करिए कि आखिर जिम्मेदार लोग कहाँ गए थे। उनके सम्मान की ज़रूरत है। उनको लगता है कि ये पुल ठीक है तो उनका भी सम्मान, और जिन्होंने बनाया है उनका भी नागरिक अभिनंदन करने की ज़रूरत है। आपकी राय? थोड़ा कंटेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। पहले तो 90 डिग्री के कोण पे अगर हम कोई भी एक चलती हुई लीनियर फैसिलिटी बनाएंगे तो उसमें अवरोध आना संभव है, ज़रूरी है, लाजमी है जी। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये साइड पे करीब करीब 7 मीटर चौड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर है रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए। तो इसमें दो तीन बातें हैं जो हमें थोड़ा पीछे समझ लेते हैं। रेलवेज जनरली परपेंडिकुलर ब्रिजेस ही अप्रिशिएट या उसको प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ब्रिज के ऊपर। तो बात समझ में आई कि कई बार क्या होता है, रेलवे के ऊपर वाला सेक्शन रेलवे कास्ट करती है और बाहर वाला सेक्शन पीडब्ल्यूडी या जो भी एजेंसी है, सिविक एजेंसी, वो कास्ट कर देती है। और वो दो, ऐसा मान सकते हैं कि दो अलग अलग टुकड़े बनाए गए और उसको जोड़ दिया गया। तो उसमें कोऑर्डिनेशन का इशू ऐसा लग रहा है, मैं पूरी बात नहीं जान रहा हूँ। नंबर 2, 90 डिग्री के कोण में हम, अब तो बन चुका है, उसमें बात जानने की जरूरत नहीं, वो खुद गवाही दे रहा है चीख चीख कर। जी जी। तो अब दूसरी बात आ जाती है फ्लो की। तो साहब, यहाँ पे गाड़ियों को 90 डिग्री के कोण लेने के लिए गति लिटरली जीरो करनी होगी। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 400 से 500 गाड़ियाँ भी आ गई तो ये जाम हो जाएगा अप्रोचे, क्योंकि आप इसमें 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊंची स्पीड ले ही नहीं सकते। बहुत साधारण सी बात है, एक कार को मुड़ने के लिए 7 से 9 मीटर का टर्निंग रेडियस चाहिए, और अगर एक बस या ट्रक या फायर ट्रक है तो उसको 12 से 14 मीटर का टर्निंग रेडियस चाहिए, जो यहाँ है नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है। ये मोटा मोटा शायद केवल टू व्हीलर्स के लिए बहुत सूटेबल है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, ज्योमेट्रिक डिजाइन के हिसाब से उसमें भी चैलेंज आएंगे, क्योंकि सीधे सीधे पैरापेट वॉल से टकरा के टू व्हीलर भी नीचे गिर सकते हैं या और चैलेंजेस आ सकते हैं। तो डिजाइन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इवन ऑडिट स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेज होते हैं रोड सेफ्टी ऑडिट के, बनने से पहले, अप्रूवल के समय, बनते समय, बनने के बाद। तो ये कभी ऑडिट में ये चीज़ कैसे सामने नहीं आई, ये भी आश्चर्यजनक है। इसको भी देखना चाहिए, क्या इसके रोड सेफ्टी ऑडिट समय समय पे हुए, तो उसमें क्या ये फ्लैग नहीं किया गया।
अंतिम बात, आज ये बन गया है और ये भोपाल का शायद इकलौता फ्लाईओवर नहीं है जिसमें ऐसी समस्याएं हैं। भोपाल में क्या, प्रदेश में ऐसे कई जगह होंगे। आज हम भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल में भी ऐसे कम से कम 5 से 6 लोकेशन हैं जहां हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स तो बना दिए, लेकिन वो ना तो स्पीड के लिए सूटेबल है, ना तो सूटेबल रेडियस है, और वो इवेंचुअली हम केवल ब्लैक स्पॉट तब गिनते हैं जब वहाँ पिछले 5 वर्षों में 5 से 10 मौतें हो जाती हैं, लेकिन मौत के अलावा जब वहाँ पे सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग अपाहिज होते हैं, लोगों का समय और इकोनॉमिक लॉस होता है, वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो जितने भी हाल फिलहाल में 4-5 हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जीजी फ्लाईओवर हुआ या वीर सावरकर सेतु हुआ, एयरपोर्ट के सामने का फ्लाईओवर हुआ, इन सब में ये चैलेंजेस बार बार दिख रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, कैसा दिख रहा है? पहली बार हुआ नहीं है, लेकिन हम कितने बार के बाद जागेंगे, ये कोई सरकार अगर जारी कर दे कि 100 बार के बाद हम शायद जाग जाएंगे, क्योंकि महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां माफ़ करने का कहा था कि 100 गलती के बाद फिर सुदर्शन चलेगा। तो आखिर ये कितनी गलतियां करेंगे, उसके बाद सरकार या प्रशासन जागेगा। ख़ास बात यह है कि ये जो ब्रिज की बात कर रहे हैं हम, गणेश मंदिर अरय कॉलोनी तक जो ब्रिज बना हुआ है, हम बात कर रहे हैं गायत्री मंदिर से लेकर, यहाँ पर भी इस सब को मिलाकर 3 साल में 550 सड़क हादसे हो चुके हैं। एक बात, 18 महीने में ये पुल बना था जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो 90 डिग्री एंगल की बात है। वैसे बहुत तकनीकी अगर आप बारीकी में जाएंगे तो 88 डिग्री पर है ये, लेकिन आम भाषा में इसको 90 डिग्री हम कह सकते हैं। 18 महीने में ये होना था, लेकिन ये 18 महीने में पूरा नहीं हुआ। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की लापरवाहियाँ चलेंगी? लोग कहते हैं कि अब ज़माना बदल गया और सरकार जो है वो सीईओ की तरह काम करती। सरकार से मतलब मुख्यमंत्री, और सरकार उसकी एक तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करती। लेकिन क्या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में ये संभव है कि 18 महीने का पुल कई साल में बने? उसमें ये गलतियों की कोई गुंजाइश है कि आप 90 डिग्री एंगल का तमाशा खड़ा कर दें और लोग जान जोखिम में डालकर इस पर चलें? तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश वॉइस ऑफ भोपाल के अध्यक्ष विकास बोंद्रे जी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। विकास जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क, चूँकि फ़ोन का मामला, दोबारा फिर कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, दिल्ली जो दशा भोपाल की है, राजधानी की, दिल्ली भी कम दुर्भाग्यशाली नहीं है। हम उसके पर्यावरण पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ट्रैफिक, फ्लाईओवर, अब चूँकि गुरुग्राम बन गया तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी दिल्ली की तुलना में ठीक हो सकती है, क्योंकि वहाँ कॉरपोरेट ऑफिस के लोग ज़्यादा हैं, एनआरआईज ज़्यादा रहते हैं। आपकी राय कि ये जो फ्लाईओवर है, दिल्ली के हाल क्या कहते हैं? फिर हम भोपाल की तो बात कर ही रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि यहाँ क्या दुर्दशा है। राघवेंद्र जी, देखिए, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, उनकी स्थिति ये, वो एक पुरानी फिल्म का एक गाना है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। तो बंगले तो नहीं कि नजर लागी राजा तोरे पुल पे। जिस पुल को बनाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं कि उनमें दक्ष जो इंजीनियर विशेषज्ञ है उनकी सेवाएं ली गई हैं, उसमें इतना उच्च कोटि का मटेरियल लगाया गया है, आर्किटेक्ट उसके इस तरह का आर्किटेक्चर भी, वो बनने के बाद, बड़े बड़े दावों के बनने के बाद में पुल के उद्घाटन के थोड़े समय बाद ही पता नहीं उसमें क्या नजर लग जाती है कि उसमें ब्लैक स्पॉट है, वो बन जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाता है, हालत ये है। और गुड़गांव की और आसपास के क्षेत्र की मैं बात करूं तो गुड़गांव में बहुत सारे ओवरब्रिज ऐसे भी हैं जिनके साथ की सर्विस लेन पे आप वो बनाते वक्त पता नहीं किस दक्ष इंजीनियरों ने वो इसकी इंजीनियरिंग करी है कि एक 1.5 किलोमीटर की सर्विस लेन पे रॉन्ग साइड लोगों को रोज चलना पड़ता है, और वो बाधिकार चलते हैं लोग बाग, क्योंकि उनमें रास्ते इस तरह नहीं बने, कई जगह कट नहीं बने हुए इस तरह के। तो ये पता नहीं कि किस तरह की, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता जो विशेषज्ञ इन मामलों के वो कह रहे थे, मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब तक जवाबदेही और पारदर्शी अफसरशाही नहीं होगी और उनकी निगरानी करने के लिए जब तक उनकी मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं होगी, तब तक हमें ये चीजें देखने को मिलती ही रहेंगी। असल में क्या होता है कि जिम्मेदारी, निर्णय, फैसलों का केंद्र मुझे लगता है कि शायद एक न रहने की वजह से स्थितियां और बिगड़ती हैं और भी खराब है। बहुत सारे पुल नहीं, पुल के साथ अंडरपास ऐसे हैं जो बनाए जाते हैं लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन बारिश में वो जान का जोखिम बन जाते हैं लोगों के लिए। उनमें इतना पानी भर जाता है कि अगर गलती से कोई घुस गया मानसून की बारिश के बाद उस अंडरपास में, तो हालत खराब हो जाती है। और यही ओवरब्रिजों की हालत है कि उनके में पता नहीं किस तरह के कट है या उनमें जो मोड़ है वो इस तरह के होते हैं कि वो लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन थोड़ी ज्यादा है। लेकिन नागेंद्र जी, किस तरह की टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं समझ में ही नहीं आता। नागेंद्र जी, ये सब करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अगर इसके लिए यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसमें भी लोग प्रतिस्पर्धा के साथ भर्ती हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रिज का, भोपाल के ब्रिज का जिस विशेष पुल की हम बात कर रहे हैं 18 महीने में पूरा होना था, 18 करोड़ की लागत से वो बना, ऐसी सरकार की तरफ से जानकारी है। लेकिन राठी जी, मामला ये है कि जैसा मयंक जी बता रहे थे कि कुछ हिस्सा रेलवे ने बनाया था। 648 मीटर का ये ब्रिज है, 8 मीटर ये चौड़ा है और 70 मीटर का हिस्सा सिर्फ रेलवे के पास था। तो कोऑर्डिनेशन तो हम मान सकते हैं कि इसमें गड़बड़ हुआ है, लेकिन आखिर समन्वय की जिम्मेदारी भी तो किसी की होगी, क्योंकि ये एक प्राइवेट लिमिटेड हमारे घर का पुल नहीं है, जनहित में हम बना रहे हैं और जनता के लिए अगर ये उपयोगी नहीं है तो फिर ये पुल क्यों है और हम इसको बना क्यों रहे हैं। यही बात है कि जो जिम्मेदार है वो आंखों पर पट्टी बांधे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बात दुबे जी ने कही कि यहाँ एक नहीं कम से कम 4-6 ऐसे पुल हैं जो गड़बड़ बने हुए हैं। मैंने तो मजाक में ये भी एक बार कहा था कि शायद जो आर्किटेक्ट होते हैं वो रात को विस्की या शराब के पीने के बाद अपनी कलम को घुमाते होंगे, लहराएदार थोड़ा सा नागिन की बल खाती तरह वो पुल बना देते होंगे और उसी पर फिर ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर काम करता होगा। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा गंभीर विषय, जो चिंता का विषय मुझे लगता है कि एक ज़माना था, अगर हम मेडिकल की बात करें तो MBBS डॉक्टर जो होता था वो सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता था। फिर धीरे से MD हुआ, DM हुआ और स्पेशलाइजेशन होने लगे। ऐसी एक वक्त आज से 25-50 साल 60 साल पहले का वक्त होगा जब सिविल इंजीनियर सारी काम सिविल के इंजीनियरिंग के देखता था। लेकिन उसके बाद उसमें भी अलग अलग पढ़ाई के विशेषज्ञ होते चले गए। जैसे मयंक जी ट्रांसपोर्ट के विशेषज्ञ हैं, तो ऐसी इन सब विशेषज्ञों के साथ आपको शामिल करके जब कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो मुझे लगता है डिज़ाइन की कमी कभी नहीं रहेगी। लेकिन हम उन विषयों पे, क्योंकि और उनके लिए जो बने कानून थे, उन कानूनों पे भी जो समय के साथ जो राजनीतिक लाभ देने वाले कानून थे उसमें तो परिवर्तन करने के नाम से कई परिवर्तन दिखाए जाते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन के रूप में, डिज़ाइन के लिए जो क्वालिफाइड भर्ती के रूप में जो नियमों में तब्दीली होना चाहिए वो पिछले आज़ादी के बाद से सरकारों ने करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। मेरे ख्याल से अंग्रेजों के समय का समय अभी तक चल ही रहा है। तो ये सब कमियां जो है कहाँ से है, ये बेस उसका जो है वो गड़बड़ है। इसके बाद हमारे पास हिंदुस्तान में IIT है, भोपाल मध्य प्रदेश में SPA है, NIT है, लेकिन उसके बाद हम उन इंस्टीट्यूट्स का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। उन इंस्टीट्यूट से अगर हम लाभ ले लें तो ये कमियां न रहेगी। और आपने जैसा कहा, भोपाल में एक भी फ्लाईओवर ऐसा नहीं बना है जिसके डिज़ाइन हम कहें कि 100% डिज़ाइन सही है। बिल्कुल, तो एक भी नहीं है। ना तो डिज़ाइन सही है। एक मैं मयंक के पास जरूर पूछूंगा कि भोपाल में एयरपोर्ट जाते वक्त एक पुल का निर्माण हुआ है, उस पुल के बारे में कहा था कि जो उसकी साइड में जो चिप लगती है सीमेंट की बड़ी बड़ी, वो उसकी गिरने लगी थी। बाद में उसकी डिज़ाइन में खामी पाई गई, फिर उसे दुरुस्त किया गया और बाद में वो ठीक हुआ। लेकिन एक बात और है दुबे जी, अक्सर लोग कई सारे मामलों को लेकर कोर्ट चले जाते हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें दिशा निर्देश देता है। तो क्या आप सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, इन सब के लिए पहले कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर कोर्ट ये तय करेगा कि इसकी डिज़ाइन ठीक है या नहीं है? तो या तो हम हर चीज़ कोर्ट से तय कराएं, और अगर ऐसा ना हो तो फिर मुझे एक गाने की लाइन याद आ रही, जैसा कि नागेंद्र जी ने कहा था कि जिस दिल पे नज़र डाली उस दिल का खुदा हाफिज़। उसको बदल सकते हैं, जिस पुल पर नज़र डाली उस पुल का खुदा हाफिज़। आप देखिए कि सरकारों ने जो भी पुल बनाए हैं, वो मैं दाना पानी के पुल का जिक्र कर रहा था, उसकी एंट्री भी ऐसी है कि वहाँ चिकन नेक की तरह जाम लगता है। वो बना इसलिए कि जाम ना लगे, लेकिन उसके बनने से जाम लगने का प्रावधान पक्का हो गया है, सुविधा मिले ना मिले। उसका एग्जिट है होशंगाबाद हाईवे पर, वहाँ भी जाम लगता है और वो एक्सीडेंट जोन बन गया है, लोग दाएं बाएं से कहीं से भी घुस जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि किचन में खाना खराब करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब्जी को जलाना पड़ता है, रोटी को कच्चा बनाना पड़ता है, तब जाकर ये काम हो पाता है कि साहब आज का खाना बहुत खराब बना है। आपकी राय? जो आपने ठीक कहा, जो बात जो बन गए और वो आज हैं हमारे सामने और उस पर रोज यूजर्स चल रहे हैं। 2 मिनट लूंगा मैं आपका। जी जी। सड़क पे हर प्रकार का यूजर होता है, तो जब हम सड़क बनाते हैं या कोई पब्लिक कन्वीनियंस या पब्लिक गुड बनाते हैं तो हम हमसे सबसे वल्नरेबल, सबसे मार्जिन के यूजर के लिए बनाते हैं। तो सड़क पे एक अनभिज्ञ यूजर जिसको सड़क के नियमों का ज्ञान ना हो वो भी गाड़ी चला रहा है। तो हम जब रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, मैं रोड सेफ्टी ऑडिट करता हूँ, भोपाल में भी कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के
कुछ 40 ब्लैक स्पॉट अभी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि साहब एक्सीडेंट जब सड़क बनती है उस समय से लेके ऑपरेशन तक वो सबके लिए है। अब एयरपोर्ट जाने वाली सड़क का हमने जिक्र किया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई कार चल रही है या कोई मोटरसाइकिल चल रही है तो उसको कम से कम 45 से 50 मीटर की गोलाई का रेडियस चाहिए। साहब वहाँ जो हमारे पास फ्लाईओवर है उसमें होता क्या है कि ड्राइवर थोड़ा स्मार्ट होता है, वो अपना रेडियस बढ़ाने के चक्कर में लेन चेंज करने लगता है। अब ये बात जो लोग सुन रहे होंगे वो समझेंगे। कई बार हम ये करते हैं कि जब हमें गाड़ी मोड़नी होती है तो हम फटाक से लेन चेंज कर लेते हैं ताकि हमें रेडियस थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। बिल्कुल। और ये तब तक तो ठीक रहता है जब पड़ोस की लेन में गाड़ियाँ ना हो या कोई फास्ट मूविंग वाहन ना हो। अब होता क्या है कि लोग एक दिन 2 दिन जब वो ये काम करके सेफली निकल जाते हैं तो उनको लगता है अगली बार भी, और एक्सीडेंट यहाँ ज़्यादा वल्नरेबल या सीवियर होते हैं। तो भोपाल के हम जो एयरपोर्ट फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, वीर सावरकर सेतु है जहाँ हम बात कर रहे हैं, ये सब वहाँ जो स्पीड लिमिट लगाई गई हैं और जो डिज़ाइन है वो भी ठीक नहीं है। मैंने एक बार किसी से बात में मैंने कहा था कि हम इन ब्रिजेस को इनकी लेन विड्थ कम कर दें और बाहर की तरफ, क्योंकि जब एक तरफ गोलाई होती है किसी फ्लाईओवर में तो आने जाने दोनों के लिए होती है, तो अंदर वाला कर्व कम होता है, बाहर वाला कर्व ज़्यादा होता है। तो हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब सरोगेट मेजर हैं, ये सब जुगाड़ हैं, ये सब फ्रूगल इंजीनियरिंग के सोल्यूशन हैं। जब हम डिज़ाइन कर रहे थे उस समय हमें ध्यान देना था। और आज भी अगर हम जिस रोड ओवर ब्रिज की हम बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास 88 डिग्री 90 डिग्री के इस ब्रिज पे, इसके भी सोल्यूशन हम यही कर सकते हैं कि हमें नए पैनल कास्ट करने चाहिए, कर्व बढ़ाने चाहिए, और जब तक ये ना हो तब तक यहाँ 4 व्हीलर कतई हम अलाउ ना करें, और स्पीड कामिंग के साथ ही 2 व्हीलर, या सबसे अच्छा है कि हम इसको नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट के लिए खोल के रखें, शायद पैदल और साइकिलिस्ट ही चलें, क्योंकि अदरवाइज हम इसको खतरा, हम तो सिर्फ शायद खतरा ही मोल ले रहे हैं इसको, अगर हम चालू करवा के ऑपरेट करा रहे हैं। तो ये मेरा विचार है इस पर। दुबे जी, लोग कहते हैं कि दुनिया में सब चीज़ महंगी हो रही है इंसान की जान को छोड़कर, तो ये जान को जोखिम में डालने वाले उपाय हैं। हमने 18 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया ताकि जान जोखिम में पड़ जाए। और दूसरी बात ये कि जो आपने बात की कि सबसे जो अनजान वाहन चालक है या जो सबसे कमज़ोर तबका है उसके लिए भी सड़कें होती है, फ्लाईओवर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फुटपाथ नहीं है। सबसे कमज़ोर आदमी कौन है? जिसके पास कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, लेकिन सड़क पर अगर वो चलेगा तो उसकी हर पल जान जोखिम में, क्योंकि कोई भी तेज़ वाहन उसको उड़ा देगा, क्योंकि हमने फुटपाथ का इंतजाम ही नहीं किया। तो ऐसा तो है नहीं कोई नई व्यवस्था ऐसी आई है, कोई नई तकनीक ऐसी आई जिसमें सड़कों पर फुटपाथ या पैदल यात्री के चलने की मनाही हो गई है। सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश भी नहीं लगाया कि सड़कों पर पैदल चलने की मनाही है, तो पैदल चलेगा अपनी जान जोखिम लेकर। आपने बताया कि कर्व छोटा है, बड़ा है, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है वो भयंकर एक्सीडेंट के शिकार होंगे। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि अब क्या कहें, मैंने सरकार और प्रशासन के बारे में, लाखों रुपए की तनख्वाह जिन IAS अफसर को मिलती है, जिनके एक साइन पर करोड़ों रुपए का चेक सरकार बना देती है, वो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते तो उनको इस काम में उनकी हैसियत और औकात वो कंपनी ज़रूर बताती, जो हमारे यहाँ बढ़ चढ़कर कोई बड़ा अधिकारी बना बैठा हुआ चूँकि IAS ऑफिसर है। उन पर मुझे लगता है कि लगाम की ज़रूरत है। नागेंद्र जी, कड़वा तो बहुत बोलने का मन कर रहा है, लेकिन एक मर्यादा है, सीमा है, क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी और उस जनता के पैसे की बर्बादी में जान भी जनता की जाती है। आपकी छोटी राय। यही कड़वा सच है, यही हकीकत है। हाँ, करीब करीब कमोबेश यही स्थिति कि जिन बड़े बड़े पुलों के लिए बड़े बड़े दक्ष लोगों का, विशेषज्ञ लोगों का ढिंढोरा पीटा जाता है कि उन्होंने इसे डिजाइन किया है, लेकिन जब वो बन के सामने आते हैं ना, तो वो भारत में एक प्रचलित शब्द है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, तो बनने के बाद फिर वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जुगाड़ ही किया है इसमें। वो वेल प्लानिंग धरी रह जाती है, पता नहीं कहाँ या क्या, और कब इस स्थिति से छुटकारा मिलेगा ये भी पता नहीं चलता है। हम आज 2025 में हैं और हम कुछ साल बाद विकसित देश होने की श्रेणी में आना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों को तो देख के ऐसा लगता नहीं कि सरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विशेषज्ञता के रूप में भी ऐसा लगता है कि हम उसी स्थिति में 20 साल 25 साल पहले वाली स्थिति में, तो 20-25 साल पहले बने हुए पुल वो फिर भी थोड़े अच्छे लगते हैं। हालात यही। आप ठीक कह रहा है, लेकिन सवाल वही है कि जो बात मयंक जी ने शुरुआत में की, पूरी चर्चा उसी के इर्द गिर्द है। अगर आपके पास लोग पुराने ज़माने की हम बात करें तो कोई व्यापारी या बनिया होता था, वो कहता था कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं है तो हम उसको हायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी में सारी खूबियाँ हों। अगर हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है सरकार के पास, तो सरकार हायर कर लेना, क्या दिक्कत है? अगर आप 18 करोड़ का पुल बना रहे हैं तो 2-4-10 लाख रुपए किसी एजेंसी को दीजिए,
उस एजेंसी को अपने पैनल में शामिल करिए, अधिकारी को भी रखिए, मंत्री भी रहे, आम जनता के लोग भी उसमें शामिल रहें, लेकिन एक्सपर्ट भी रहें, ताकि फिर ऐसी कोई नौबत ना आए कि हम किसी पुल के बारे में बात कर रहे हों और लोग ये बता रहे हो कि वो ब्लैक स्पॉट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन एक्सीडेंट जिसका होता है उसके परिवार के बारे में पूछिए। पता हुआ कि सिर्फ कमाने वाला एक ही आदमी था, उसी का एक्सीडेंट हो गया, या तो उसकी जान गई या वो महीनों बिस्तर पर है, तो क्या स्थिति होती होगी। बच्चों की पढ़ाई, उसके माँ बाप की दवाई, सब संकट में पड़ जाती है। और ये सारा मामला राठी जी ये बताता है कि संवेदनहीनता हद दर्जे से गुजर रही है। न सरकार पैसे को खर्च करने में संवेदनशील है, अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में तो लोग कहते हैं कि ये स्वीकार्य हो गया, लेकिन हमने कई बार देखा अभी हाल में करप्शन के मुद्दे पर सरकारें बदलती है तो जो लीडर, जो अफसर ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार जनता में स्वीकार हो गया है, अगर ये बढ़ेगा तो कई बार सरकारें इसमें उड़ जाती है। पुल भले ही वही रहे 90 डिग्री का, लेकिन सरकार उड़ती हमने देखी है। आपकी राय इस पर अंतिम टिप्पणी मैं छोटी सी 2-3 बातें रखना चाहूँगा। जैसा आपने कहा, तो जो हम कहते आ रहे हैं आजकल के न्यायालय जो है वो एग्जीक्यूटिव पे हावी होता जा रहा है, कार्यपालिका पे हावी होता जा रहा है, लेकिन ये गलत है। जैसे आपने फुटपाथ की बात की, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान को आदेश दिया है सभी चीफ सेक्रेटरी को कि फुटपाथ के संबंध में आप नियम बना के लाइए। तो हर चीज में न्यायालय ही अब कुछ कर पा रहा है। राठी जी, सबसे प्राइमरी चीज है ये। अब इस पर भी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तो हमारा भी कहा है सर, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम तो कुछ करने को भाई, यूपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम होती है, उसको पास करके जो लोग आते हैं, या आईआईटी सबसे बड़े कॉलेज होते हैं तकनीकी रूप से, वहां से पास होकर इंजीनियर आते हैं, चीफ इंजीनियर बनते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं जी? सर, और न्यायपालिका के बाद सर अब आप देखेंगे कि जो ये विषय विशेषज्ञ हैं, जैसे मयंक जी का भोपाल से कोई मोहब्बत होगी कि भोपाल रुके हैं, लेकिन जो विषय विशेषज्ञ या तो विदेशों में जाके पढ़ते हैं और वो हिंदुस्तान वापस नहीं आना चाहते, या हिंदुस्तान में अच्छे आईआईटी और एसपीए जैसे ब्रांडेड वर्ल्ड क्लास के कॉलेजेस से पढ़ते हैं तो विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मौका नहीं मिलता। तो ये बेरोजगारी का भी एक, ये जो गलत डिज़ाइने हैं, इसको आप बेरोजगारी से भी जोड़ सकते हैं। तो बाकी आज चूंकि मयंक जी हमारे साथ भी हैं, तो मैं एक आखिरी टिप्पणी मयंक जी से आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप समय दें, बिल्कुल, कि थोड़ा सा भोपाल को एक छोटे लेवल में, कि भोपाल में और कितने फ्लाईओवर की जरूरत है और कैसी, उस पर अगर थोड़ा सा और गाइड करें, शायद आपके प्रोग्राम के माध्यम से सरकार कहीं जागे, कुछ अच्छा काम करे। मैं सिर्फ 2 लाइन जोड़ूंगा। जब लोग लिखे पढ़े नहीं थे, जयपुर ऐसा शहर था, वहाँ के जब राजे महाराजा का वक्त था, उसकी बनावट ऐसी थी, उसकी सिविल सिस्टम ऐसा था जो आज भी सर्वाइव कर रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर ऐसा शहर है जहाँ के जो राजवाड़े की हम बात करें या किसी होलकर फैमिलीज की बात करें, तब उन्होंने फ्रांस से किसी से विशेषज्ञ बुलाकर शहर की संरचना कराई थी। तब हमारे लोग इतना करते थे, अब तो बहुत सारी सुविधाएं। आपकी राय? मैं 2-3 फैक्ट्स रखूंगा जी। भोपाल आज भी देश के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन से, राजधानियों में अगर बात करें, शहर के बीच से निकल पाना आज भी सबसे बेटर है। हमारी बीच शहर की रनिंग स्पीड बहुत अच्छी है। ये हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट हमारी डेंसिटी और हमारी मॉर्फोलॉजी का है कि हमारे शहर के बीच में हाई डेंसिटी थी ही नहीं। हमारे लिए तालाब इतना बड़ा हमारा संकट मोचक है कि हमारे शहर के कोर में डेंसिटी नहीं है। हमारी डेंसिटी कहाँ बढ़ी? होशंगाबाद रोड पे बढ़ी, नीलबढ़ रतीबढ़ बढ़ी, लालघाटी के आगे बढ़ी, शहर बीच में डेंस नहीं हुआ। तो ये शहर आज कुछ उसकी मॉर्फोलॉजी और कुछ पुराने समय की प्लानिंग के कारण बढ़िया चल रहा था। जैसे शहर एक बाउंड्री के आगे बढ़ रहा है, लिमिटेशंस आ रही हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी तक जो 2-3 लिंक रोड बनी हुई थी, या जो आज से 20-30 साल 40 साल पहले के विचारों से हमें आज तक फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसकी एक डेट है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। हम वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। फ्लाईओवर्स की बात करूँ तो साफ साफ देखिए, ये जैसे नालियों में पानी बहता है या पाइपलाइन में पानी बहता है, वैसे ही वाहन चलते हैं सड़क पे। तो अगर कोई समझता हो तो फ्लूइड इंजीनियरिंग जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बिल्कुल वही है। बस अंतर यह है कि 2 पानी की बूंदें टकरा के झगड़ा नहीं होता है, 2 गाड़ियां टकरा के झगड़ा होता है। फंडामेंटल अंतर यह है। तो जैसे अगर पाइपलाइन में मैं जब मर्जी 2 इंच को 4 इंच करके 2 इंच 4 इंच नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर गिर जाएगा। हमारे फ्लाईओवर 6 लेन के फ्लाईओवर होते हैं, और जहां वो फ्लाईओवर गिर रहा है उसके बाजू में रोड ही नहीं है। तो साहब 6 लेन का 8 लेन का इनकमिंग वॉल्यूम 2 लेन या 4 लेन के फ्लाईओवर पे जा नहीं पाएगा।
सड़कें सतत हों, यूनिफॉर्म हो, कंटिन्यूअस हो। मतलब 4 लेन की सड़क बनाइए पूरे शहर में और लगातार 4 लेन रखिए। जहां मर्जिंग डाइवर्जिंग हो रही है उसको ज्योमेट्री से डिजाइन कीजिए, सिग्नल फेजिंग साइंटिफिकली कीजिए। दुबे जी, बस 2 बातें आपसे तो नहीं, एक ही मैं पूछूंगा, वो ये कि कितने फ्लाईओवर की दरकार है भोपाल के लिए कि यहाँ का ट्रैफिक आराम से सहज हो? एक तरीके से देखें तो अभी जो हमने फ्लाईओवर बनाए हैं जितने, उनसे ये कह पाना कि बहुत फायदा हो गया है या हमारा थ्रूपुट बढ़ गया है, ये साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, हमारी सड़कों में राइट ऑफ वे बहुत है, तो अगर हम इंटरसेक्शन डिजाइन, चौराहों के डिजाइन बेटर करें तो शायद हम फ्लाईओवर के बिना भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोलार रोड पर फ्लाईओवर की ज़रूरत है, होशंगाबाद रोड पर 2-3 कम से कम, गांधीनगर में ज़रूरत है, बैरागढ़ में ज़रूरत है और करौन पर भी 1-2 आपको भविष्य में बनाने की ज़रूरत है। अगर अभी से प्लान करें तो शायद आने वाले 10-20 साल ट्रैफिक सुकून भरा हो सकता है, लेकिन अभी तो खतरे हैं क्योंकि लोग आंखें बंद किए हुए पट्टी बांधे, तो अज्ञानता के पुल आगे ना बने, इसी की दरकार है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, मयंक जी आपका बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।